राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि नव वर्ष में किस प्रकार से संपूर्ण दुनिया में नवजात ने कदम रखा 1 जनवरी को और उसकी संख्या कितनी है। कोरोना काल का दौर चल रहा है और नए वर्ष में 3,71,504 बच्चे ने इस धरती पर आकर एक नए जीवन की शुरुआत की है, जिसमें भारत सर्वप्रथम रहा है। यह खुशी की बात है जो भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। 59,995 बच्चे भारत में जन्म लिए, जबकि दूसरा स्थान चीन का रहा, जहां 35,615 बच्चे जन्म लिए। अमेरिका में 10,312 बच्चे ने जन्म लिया। इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में 3,71,504 बच्चे ने जन्म लिया। यूनिसेफ ने यह जानकारी दी है। खुशी की बात यह है जो कि 2021 में जहां 1 जनवरी को इतने बच्चे ने जन्म लिया, वहीं यूनिसेफ का 75वां वर्षगांठ भी इसी 2021 में है। अब सवाल यहाँ जब कोई अवतरित हो रहा है तो खुशी मनाना चाहिए। जिसके घर में चिराग जला है उस घर में खुशी की लहर दौड़ी नए वर्ष के अवसर पर। साथ ही यह एक विषय है जिस पर चर्चा बार बार की जा रही है, जो भारत में जनसंख्या का दबाव काफ़ी अधिक है और सरकार जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। और जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण सही ढंग से नहीं होगा, सभी लोगों पर यह समान रूप से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जनसंख्या के साथ साथ भारत को राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने में अगर दूसरी सबसे बड़ी बाधक अगर कुछ है तो वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दीमक की तरह इस राष्ट्र को खाता चला जा रहा है, चाटता चला जा रहा है। प्रत्येक दिन एक से बढ़कर एक ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसे सुनकर, जिसे जानकर सिर चकरा उठता है। जो इतनी सारी एजेंसियां, मशीनरी के रहने के बावजूद इस स्तर तक भ्रष्टाचार हो रहा है, इस स्तर तक कानून का उल्लंघन किया जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज अनेकों मसले पर बात करेंगे और आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा देश, राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। और 2021 में जहां हमें पहले ही एक बहुत बड़ी सफलता कोरोना के वैक्सीन के रूप में मिला है, जिससे विश्व में हमारी एक अलग ही पहचान और ख्याति फिर से एक बार स्थापित हुआ। और हम गर्व के साथ यह कह रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। यूँ तो भारत का इतिहास अगर पलट करके देखा जाए तो चाहे कितनी भी गुलामी का दौर से क्यों न गुजरा हो, भारत हमेशा कई मायने में विश्व में अग्रणी स्थान पाता रहा और हमेशा अग्रसर होता रहा है विकास की दिशा में। भारत कब का विकसित राष्ट्र हो चुका होता अगर भारत में जयचंद पैदा नहीं होते।
भारत में बार बार जयचंद पैदा होते रहे और भारत के विकास में, भारत को विकसित बनने में वो बाधा उत्पन्न करते रहे, जिसके कारण भारत आज तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सका। जबकि भारत का इतिहास जो जानते हैं वो जानते हैं जो किस प्रकार से जब संपूर्ण विश्व को ज्ञान नहीं था तो भारत ने ज्ञान देने का काम किया था। भारत में लोग शिक्षा के लिए आते थे, भारत से लोगों ने गणित सीखा है और भारत ने विश्व को गणित की परिभाषा देने का काम किया। हमने पीछे भी राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में इस बात का चर्चा किया था, जो एवरेस्ट की खोज करने वाला भी भारतीय गणितज्ञ था। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में, अभी चर्चा हमने किया था जनसंख्या के बारे में। तो यूनिसेफ की जो संयुक्त राष्ट्र की यूएन की जो संस्था है, बाल संस्था यूनिसेफ, उसने यह बताया है कि पाकिस्तान में 14,161 बच्चे और इंडोनेशिया में 12,336 बच्चे और इथियोपिया में 12,006 बच्चे, मिस्र में 9,455 बच्चे, बांग्लादेश में 9,236 बच्चे और कांगो गणराज्य में 8,640 बच्चे ने नए वर्ष में जन्म लिया, कदम रखा। उन सभी नए बच्चों का विश्व की इस धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है, जो आप लोगों ने इस धरती पे कदम रखा है। प्रकृति अब आपको सजाएगी, संवारेगी और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग स्वस्थ होकर करके अपने अपने राष्ट्र के निर्माण में, अपने अपने राष्ट्र को प्रथम बनाने की दिशा में आप सभी एक अच्छे मानव का रूप लेकर प्रकृति की रक्षा करते हुए अपने अपने राष्ट्र को राष्ट्र प्रथम बनाने के लिए काम करेंगे और साथ ही विश्व में भाईचारा का संदेश भी फैलाएंगे। ऐसी ही भावना आपके अंदर इस नए वर्ष में माता सरस्वती की कृपा से हो और आप आने वाले वक्त में अपने अपने राष्ट्र का इतिहास रचें और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाएं। हम अब बात करेंगे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ है इस कार्यक्रम में, जो अतिक्रमण के मुद्दे पर, अवैध निर्माण के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है। वहाँ मोहन सिंह मार्केट में जो व्याप्त अवैध निर्माण और अतिक्रमण है उसे लेकर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जब अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाता है तो संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई नहीं करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नोटिस देकर कहा है कि अगली तारीख से पहले आप इसका पूरा ब्यौरा न्यायालय में जमा करें ताकि न्यायालय उस पर उचित निर्देश जारी कर सके। हमने पहले भी राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया है, जो कि दिल्ली के स्वरूप को बिगाड़ने का काम अवैध निर्माण और अतिक्रमण कर रहा है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण दिल्ली की सड़कें सिकुड़ती चली जा रही है। 100 फुट की सड़कें 40 फुट की बन के रह गई है, जिससे यातायात बाधित तो होती ही है, चलने वाले, पैदल चलने वाले राहगीरों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साइकिल और मोटरसाइकिल पर सवारी करने वाले लोग भी वाहन के चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है। फुटपाथों पर कब्जा कर लिया गया है। फुटपाथ खाली नहीं होने के कारण
पैदल यात्री सड़क पर चलने को विवश है, और जिस एजेंसी का यह दायित्व है कि वह अपने क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त करे, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करे, वो उस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं कर रहे, जिसके कारण लगातार अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक का समय है। हम अभी ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे कई मुद्दे पर। आप कहीं जाए नहीं, इंतजार करें, हम आ रहे हैं ब्रेक के बाद। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने आपको बताया था कि अतिक्रमण के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है। यही स्थिति कमोबेश दिल्ली के सभी निगम क्षेत्रों की है, जहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार इस संदर्भ में शिकायतें की जाती है, लेकिन खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं होता। मामला न्यायालय तक जाता है, न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाता है, अधिकारी आते हैं, खाना पूर्ति करके फिर चले जाते हैं, नियम और कानून का पालन नहीं हो पाता है। परिणाम ये हो रहा है जो दिल्ली दिनों दिन स्लम में तब्दील होती चली जा रही है, और दिल्ली की सड़कों पर अतिक्रमण और वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण पर जहां असर पड़ रहा है, वहीं प्रतिदिन दुर्घटनाएं भी होती है, जिससे कई लोगों का जीवन लगातार खतरे में पड़ता है। कई घरों में तो उसके कारण अंधेरा ही छा जाता है। तो सिर्फ अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण कई प्रकार की समस्याएं लगातार दिल्ली में बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली की जिम्मेवारी जिनके पास है वे आपस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। दिल्ली की चिंता जिन्हें करनी चाहिए वे सिर्फ आरोप का खेल खेल रहे हैं। उन्हें दिल्ली की कोई चिंता नजर ही नहीं आ रही। अगर सिर्फ बात होती है तो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, अपने दल को पाक और साफ बताने के लिए बातें की जाती है। वास्तविक हकीकत से वह कोसों दूर होता है। दिल्ली नगर निगम में जो स्थिति है उसके संदर्भ में किसी को कुछ बताने की जरूरत शायद आज राष्ट्र सर्वप्रथम को नहीं है, क्योंकि दिल्ली में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम में किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप कोई भी लाइसेंस लेने के लिए जाएं, बगैर रिश्वत का आपको वह लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप तब तक दौड़ते रहेंगे, आपके कागजात में तब तक कमियां निकाली जाएगी जब तक कि बाबू के हथेली को गर्म न कर दिया जाए। कई मामले में शिकायतें विजिलेंस, सीबीआई तक पहुंचती है और कई बार ये पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर नतीजा वही ढाक के तीन पात वाली होकर रह जाती है। जो एक काम जमीनी स्तर पर होना चाहिए उस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई
नहीं की गई है जिससे आम जनता को राहत महसूस हो सके। ऑनलाइन सुविधा होने के कारण अधिकारियों के ऊपर निश्चित रूप से दबाव पड़ा है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और प्रदेश में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनी है और ऑनलाइन की बातें हुई, तब से थोड़ी सी जागरूकता आई है इनके ऊपर। जो पहले इन छोटे छोटे कामों के लिए आम लोगों को दौड़ाया करते थे, परेशान किया करते थे, उन पर थोड़ी अंकुश तो लगी है, लेकिन जो परिणाम निकल कर सामने आना चाहिए, आम लोगों को यह लगना चाहिए कि कांग्रेस के राज से बेहतर शासन अभी चल रहा है, जन सुविधाएं लोगों को मिल रही है। ऐसी स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है। इस पर दोनों सरकार को, चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे वह प्रदेश की सरकार हो, जनता के हित में इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम इसी प्रकार से क्षेत्रीय मुद्दे, देश के मुद्दे, समाज के मुद्दे, आपके दुख और आपके दर्द को लाने का अभी प्रयास कर रहे हैं और आपकी आवाज़ केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार तक पहुँचे, इसके लिए हम आवाज़ लगा रहे हैं। और आपका समर्थन अगर इसी प्रकार मिलता रहा, जिस प्रकार से आप लगातार राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम को सही जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, अनेकों मसले अभी तक हमारे कार्यालय में पहुंच चुके हैं, हम उन सभी बातों को बारी बारी से प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के सामने लाने का काम करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम ईडी पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ईडी लगातार काम कर रही है देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में। जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का काम किया, जिन लोगों ने देश को कमजोर करने का काम किया, जिन लोगों ने कानून का गलत उपयोग कर अपनी तिजोरी को भरने का काम किया और कानून को गुमराह करते रहे, देश को कमजोर करते रहे, प्रवर्तन निदेशालय ईडी लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है। इसीलिए ईडी को धन्यवाद देना चाहिए, प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं। और देश में जो लोग कानून का उल्लंघन कर, कानून का दुरुपयोग कर देश के दौलत को लूटने का काम कर रहे थे और अपनी तिजोरी को भर रहे थे, उस पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को बहुत बहुत राष्ट्र सर्वप्रथम की ओर से धन्यवाद। हम मामला का जिक्र करेंगे कि किस प्रकार 168.73 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी एक प्लाईवुड कंपनी द्वारा किया गया, जिसे परिवर्तन निदेशालय ने न सिर्फ उस प्लाईवुड कंपनी के 3 लोग जो निदेशक थे, जितेंद्र केजरीवाल, रूप किशोर तुली और मोहन कुमार झा के खिलाफ मामला दर्ज किया है, बल्कि उसने यह भी बताया है कि किस प्रकार यह प्लाईवुड कंपनी नाम बदलकर देश में 2000 अपने विक्रेता बना लिया और किस प्रकार से उसने फ्रॉड करने का काम किया। इस पर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम उस प्लाईवुड कंपनी द्वारा किए गए धोखाधड़ी के मामले पर पूरा सर्वे कर रहा है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर की मार्केट कीर्तिनगर में है और राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम भी इसी क्षेत्र में है। तो प्लाईवुड के क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारियों से राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम मिलकर
और भी जो सच्चाई होगी उसे सामने लाने का प्रयास करेगा, ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी परिवर्तन निदेशालय को गुमराह करने का काम ना कर सके, वहीं देश को लूटने की वह हिम्मत ना करे। इसी प्रकार राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम के पास एक ऐसी खबरें आई जिसे सुनकर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि प्रत्येक माँ बाप का यह इच्छा होता है कि उसका बेटा IAS बने, IPS बने, IRS बने, उसका बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बने, बुद्धिजीवी बने। लेकिन जब कोई IAS अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो, भ्रष्टाचार का आरोप उस पर संगीन आरोप लगे और CBI और ED उसके खिलाफ कार्रवाई करे, तो बड़ा ही तकलीफ होता है एक ऐसे अधिकारी के ऊपर जिसके ऊपर देश को नाज करना चाहिए, वह आज कटघरे में खड़ा है। हम बात कर रहे हैं IAS बाबूलाल अग्रवाल का और उनके भाइयों का, जिन्होंने फर्जी तरीके से करीब 400 ग्रामीणों के नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर पैसे का लेन देन करने का काम किया और परिवर्तन निदेशालय ने उसे पकड़ा है और उसके ऊपर जुर्माना लगाने के साथ साथ कार्रवाई करने की बात भी कही है। जो अधिकारी इस तरीके की हरकत करते हैं वो भी IAS IPS होकर यह राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के रास्ते में बाधक हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप भारत माता के संतान हैं, सरस्वती पुत्र हैं, राष्ट्र को आप पर गर्व है। आप अपने मर्यादा के अनुसार, अपने पद की गरिमा के अनुसार राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में आप अपना योगदान दें, सहयोग करें, न कि आप बाबूलाल अग्रवाल की तरह इस पद को कलंकित करने का प्रयास करें और ED, परिवर्तन निदेशालय और CBI को आपके ऊपर छापा मारने की नौबत आए। हम ED और परिवर्तन निदेशालय को धन्यवाद देते हैं कि आप इसी प्रकार राष्ट्र में प्रत्येक जगह आप कार्रवाई करें और आपके द्वारा जो भी राष्ट्र हित में कदम उठाया जाता है और राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अगर वह मुद्दा आ गया तो मैं उसे निश्चित रूप से राष्ट्र में कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पटना बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के दरभंगा के कलेक्टर के साथ साथ विभिन्न जिला कलेक्टर की बातों के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कोरोना काल में बिहार के विकास के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील हैं। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ में आप नेशनल चैनल कात्यायनी में देखें। बिहार में अपराध व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बुधवार को सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे। पिछले 14 दिनों में यह दूसरी बार है जब वे पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। यहां वो पुलिस महानिदेशक समेत पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसके पहले 23 दिसंबर को भी पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। पूरे पुलिस विभाग का पूरे गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो पुलिस विभाग है उसके अंतर्गत जो कुछ भी अन्य कई प्रकार के उनके काम, खास करके हम लोग क्राइम के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा करते रहे। बता देते हैं कि आज हमने 2 चीज़ों को देखा, एक तो CID को और दूसरा PM। तो CID की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनेक प्रकार की जिम्मेवारी इस विभाग के अंतर्गत है। और जो क्राइम का जो फिगर है कि किस थाने में किस प्रकार का क्राइम हुआ, उसके पूरे आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं। और उन्होंने पिछले 2 वर्षों से जो कुछ भी दिखाया है और एक एक चीज़ को कहा कि आप देखिए, जांच करिए और किस तरह से इस काम में
कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब चीज़ों को देखिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। साथ ही आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था हेतु नई योजना बाल हृदय योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बुधवार को एनएमसीएच पटना में कोविड-19 वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अपने देश में जो वैक्सीन डेवलप हुआ है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी हो गई है। जिस दिन वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा, दिशा निर्देश के मुताबिक तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कि अपने देश में ही जो वैक्सीन डेवलप हुआ उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका एक राउंड हो चुका है और दूसरा राउंड अभी और भी हो जाएगा, और फिर जो कुछ भी आएगा वैक्सीन उसको रखने का, और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर। मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा, 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा, और वहाँ से फिर जहाँ भी जरूरत होगा वो जगह भेजा। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को भागलपुर एवं दरभंगा प्रमंडल के नगर निकायों की समीक्षा की। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारियों के साथ संबंधित निकायों के मेयर, नगर आयुक्त, मुख्य पार्षद, कार्यपालक अभियंता तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री रेणु देवी ने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के ई-कॉमर्स पोर्टल पत्रिका उद्योग संवाद वार्षिक कैलेंडर का मंगलवार को लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संस्थान ने आज बिहार की कला और शिल्प को ई-कॉमर्स से जोड़ा है, जिससे पूरे बिहार की पहचान को एक नया आयाम मिलेगा। पटना में धान अधिप्राप्ति कार्य के सफल एवं सुचारू संपादन सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने धान अधिप्राप्ति को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किशनगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर अनुमंडल एवं प्रखंडवार गहन समीक्षा की और कई निर्देश दिए। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती मीनू कुमारी की संयुक्त अध्यक्षता में उत्पाद विभाग एवं विशेष लोक अभियोजक से संबंधित मामलों पर बैठक की गई। इस मौके पर गहन विचार विमर्श किया गया और जिला अधिकारी ने कई दिशा निर्देश दिए। कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी हेतु दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला टास्क फोर्स की तृतीय बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिले में क्रियान्वित विकास योजनाओं को गति देने एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 14 जनवरी को सभी प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित ऋण वितरण शिविर के माध्यम से जीविका समूहों, मत्स्य पालन, डेयरी सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में ऋण उपलब्ध कराएं। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति स्थापना एवं सामान्य की बैठक कार्यालय कक्ष में की गई। चौकीदार दफादार के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के तहत उनके आश्रितों के नियोजन हेतु कुल 5 आवेदन को स्वीकृत करते हुए उनके नामों की अनुशंसा प्रदान की गई। नवादा में शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने पुरस्कृत किया। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं
शब्दों के साथ हम राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ में आज यहाँ विदा लेते हैं और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ में। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।